Students, our today's topic is साइटोस्केलेटन, कोशिका कंकाल। तो जो यूकैरियोट कोशिकाएं हैं उसके अंदर मुख्य रूप से एक संरचना मिलती है जो तंतुओं से बनी हुई रहती है, प्रोटीन तंतुओं से बनी हुई संरचना जो कोशिका द्रव में फैली हुई रहती है। यह कोशिका को आधार प्रदान करती है, इसलिए इसको कोशिका कंकाल कहा जाता है। तो जो कोशिका कंकाल है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, केंद्रक के चारों ओर पूरे कोशिका द्रव में यह फैली हुई संरचना है और इसके तीन मुख्य घटक होते हैं: माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स तथा मध्यवर्ती तंतु या इंटरमीडिएट फाइबर्स। तो सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन प्रोटीन के बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, मध्यवर्ती तंतु यह विभिन्न प्रोटीन तंतुओं के बने हुए रहते हैं और इनके कारण न केवल कोशिका को आधार मिल रहा है बल्कि बड़े आकार के कोशिकांग अपने स्थान पर बने रहते हैं। सूक्ष्म तंतुओं का जो जाल पूरे कोशिका द्रव में फैला हुआ रहता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, वह कोशिका कंकाल है, जिसके बारे में सबसे पहले निकोलाई कोल्ट्सवॉव नाम के वैज्ञानिक ने यह शब्द प्रतिपादित किया था। और इस पूरे जालक को हम MTL माइक्रोट्रेबिक्यूलर लैटिस कहते हैं, जो कोशिका द्रव में फैला हुआ पाया जाएगा। और इसकी वजह से हमने कहा कि बड़े आकार के कोशिकांग, जैसे यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, या यहाँ बैंगनी रंग के अंदर जो अंतः प्रद्रव्य जाली का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अपने स्थान पर बने रहते हैं। तो साइटोस्केलेटन मुख्य रूप से जो है वह यूकैरियोट में है। पहले ये माना जाता था कि यह जो है प्रोकैरियोट में नहीं होता, लेकिन वर्तमान कुछ खोज अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि यह संभवतया प्रोकैरियोट यानी जीवाणुविक कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है। जो तीन मुख्य घटक हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स तथा इंटरमीडिएटरी फिलामेंट, यदि आप इनका व्यास को ध्यान से देखें तो जो माइक्रोफिलामेंट है 7 नैनोमीटर, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है 25 नैनोमीटर, और इन दोनों के मध्य का व्यास पाया जाता है इंटरमीडिएटरी फिलामेंट या मध्यवर्ती तंतुओं का। इसी कारण इनको मध्यवर्ती नाम दिया गया या शब्द इसको दिया गया। तो जो साइटोस्केलेटन में तीन प्रकार के भाग हैं: माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट तथा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो माइक्रोफिलामेंट है, इसमें एक्टिन प्रोटीन की दो सर्पिलाकार संरचनाएं, और जो इंटरमीडिएटरी फिलामेंट है उसके अंदर तीन या अधिक कई अलग अलग प्रोटीन से बनी हुई यह रहती हैं। ट्यूबुलिन नलाकार संरचना है, जिसमें एक सर्पिल अक्ष के चारों तरफ 13 रोज में ट्यूबुलिन प्रोटीन की इकाइयाँ जुड़ी रहती हैं, जिसको अभी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट, पेलेविट्स नाम के वैज्ञानिक ने इसको बताया। ठोस संरचनाएं हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, 5 से 10 नैनोमीटर व्यास रहता है और यह संकुचनशील एक्टिन तंतुओं की बनी रहती है। माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन तंतुओं के बने हुए हैं, सबसे पतले कोशिका कंकाली संरचनाएं हैं, जिसके अंदर रैखिक क्रम में एक्टिन प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है और यह बल जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा। इसके जो सिरे हैं, एक तरफ से यह संकुचनशील सिरा रहता है, दूसरा सिरा वृद्धि करता है और इनके संकुचन के कारण जो है इसमें बल का निर्माण होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विभिन्न गतियों के लिए। जो मेम्ब्रेन के मूवमेंट्स हैं, जैसे एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, उसके अंदर गतियाँ होती है, या कुछ कोशिकाएं कूटपाद बनाती है, जैसे आपने अमीबा में सूडोपोडिया पढ़ा है, या न्यूट्रोफिल्स, WBC के जो न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स हैं उनके अंदर। इसी प्रकार से जो माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई आपने पढ़े हैं नेफ्रॉन के PCT में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो क्यूबिकल सेल्स हैं उनके अंदर, या हमारे आंत्र की विलाई के जो सेल्स होते हैं उसमें भी सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिनकी गतिशीलता से अवशोषण अधिक होता है। या कोशिका द्रव में जो गति होती है, संकुचन जो तंतुओं का होगा, उससे उस गति के लिए द्रव को बल मिलता है। ये आप देख रहे हैं हमारे आंत्र में, छोटी आंत्र के अंदर जो विलाई है
उस संरचना को दिखाया गया है। ये एक जो है वो तो विलाई है। इसकी जो कोशिका होगी उसके सिरे पर हमें माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर मिलेंगे। तो रसांकुर पर सूक्ष्मांकुर है और सूक्ष्मांकुर की गति के लिए माइक्रोफिलामेंट सहायक होते हैं जो अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस संरचना को देख रहे हैं। दूसरी संरचना माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक पाइप के समान संरचना है, नलाकार संरचना है और यह ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर की बनी रहती है। बीच में से खोखली होती है, जो बीच की गुहा है उसका व्यास लगभग 15 नैनोमीटर है और दोनों तरफ यह लगभग 5-5 नैनोमीटर के ट्यूबुलिन इकाइयाँ रहती हैं जो सर्पिल क्रम में व्यवस्थित हैं। ट्यूबुलिन का हेट्रोडाइमर ट्यूबुलिन ए तथा ट्यूबुलिन बी यह जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से ये आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसको स्टडी कर सकते हैं। और जब इसका निर्माण होता है एक सिरा प्लस एंड होगा, जैसे ये वाला सिरा अगर प्लस एंड है तो यहाँ पर नए ट्यूबुलिन जोड़े जाएंगे और जब विघटन होगा तो यहाँ से इसको हटाया जाएगा। इसको बनाने की प्रक्रिया न्यूक्लिएशन या ट्रेड मिलिंग कहलाती है। थ्रेड आप जानते हैं, धागा, तो थ्रेड जैसे आपने धागे को देखा होगा किस प्रकार से उसमें विभिन्न बारीक बारीक रेशे सर्पिल व्यवस्थित होते हैं, वही स्थिति यहाँ पर मिलेगी। और इसमें ऊर्जा बनाने के लिए जीटीपी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से मिलती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कई प्रकार के परिवहन में, पाइप लाइक संरचना है तो परिवहन में सहायक होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कोशिका भित्ति जब पादपों में बनती है तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट जो है वो गोल्जिकाएं में बनते हैं, उनको फिर स्थानांतरित करने का काम माइक्रोट्यूब्यूल करती है ताकि जहाँ पर सेल प्लेट बन रही है वहाँ उसे पहुँचाया जा सके। इसी प्रकार से कोशिका विभाजन के समय पर जो तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, तो स्पिंडल फाइबर भी मूलतः माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। लेकिन जो हमने कहा था माइक्रोफिलामेंट हमें प्रोकैरियोट में मिल सकते हैं लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। यह कुछ अन्य कोशिकाओं में भी नहीं मिलते, जैसे अमीबा है, स्लाइम मोल्ड है, उनमें भी नहीं होते हैं। मध्यवर्ती तंतु, इनका जो व्यास है वह माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच का है, इसलिए इसको मध्यवर्ती कहा गया है। और ये कई अलग अलग प्रोटीन से बने हो सकते हैं, जैसे केराटिन प्रोटीन के तंतु, मध्यवर्ती तंतु हमें डेस्मोसोम सेल जंक्शन पर मिलते हैं। आपने डेस्मोसोम की संरचना पढ़ी होगी जिसके अंदर चारों तरफ जो है पतले पतले महीन तंतु निकले हुए रहते हैं, तो वो केराटिन प्रोटीन के बने हैं। इसी प्रकार से न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन का जो पेरीकैरियन है उसमें न्यूरल फाइबर्स होंगे, या जो ग्लिया न्यूरॉन है उसमें न्यूरोग्लियल फाइबर्स हैं, या पेशियों के अंदर डेस्मेन, विमेंटिन, सिनेनिम आदि मिलते हैं। लेमिन जो प्रोटीन है उसके बने हुए मध्यवर्ती तंतु हमें इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतरी सतह पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म नलिकाएं, मध्यवर्ती तंतु यह कोशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह न केवल कोशिका को आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं, उसके आंतर कोशिकीय परिवहन में सहायक होते हैं, उसकी गतिशीलता, संकुचनशीलता में सहायक होते हैं और कोशिकीय विभेदन में भी मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए नेत्र का विकास जब भ्रूण में होता है तो नेत्र के लेंस को विशिष्ट आकार देने के लिए विशिष्ट रूप से माइक्रोफिलामेंट व्यवस्थित किए जाते हैं। या शुक्राणु जनन के समय जो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पिंडल आकार देना होता है उसमें भी माइक्रोफिलामेंट महत्वपूर्ण होते हैं। कोशिका विभाजन में, जंतु कोशि के विभाजन में जब विदलन खांच बनती है, क्लीवेज फरो बनती है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो ये क्लीवेज फरो जो है वो एक्टिन तंतु यहाँ चारों तरफ आ जाते हैं जिनके संकुचन से कोशिका को दो भागों में बांट दिया जाता है। जो रसायन कॉल्चिसाइन और साइटोचैल्सन है, ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों को रासायनिक रूप से विघटित कर सकते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल को जब विघटित करते हैं तो आपने पढ़ा अभी कि माइक्रोट्यूब्यूल तर्कु तंतु बनाते हैं। तो तर्कु तंतु जो है वह कोशिका विभाजन में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में कोशिका विभाजन रुक जाएगा। जैसे आप सी अर्चिन की ये दो कोशिकाएं देख रहे हैं, पहली वाली कोशिका पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, लेकिन दूसरी कोशिका में हमने क्या करा, कॉल्चिसाइन या साइटोचैल्सन डाला
जिसके कारण उसका विभाजन, जो विदलन खाँच है वो नहीं बन पा रही है, वो बीच में से फट गई है। इसी कारण से कॉल्चिसाइन को हम सेल डिवीजन पॉइजन कहते हैं, जो कोशिका विभाजन को रोकता है। थैंक यू।